हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी एजुकेशन की यात्रा में आप आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इंग्लिश पेडागॉजी डिस्कस कर रही हूँ जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पर आपके लर्निंग एंड इक्वाइजेशन के क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो हर साल सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है असेसमेंट इज अ, ठीक है, असेसमेंट इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ऑप्शन है जजमेंटल, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड एंड बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड। यहाँ पूछा गया है कि असेसमेंट क्या है, तो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि जो असेसमेंट है वो क्लासिफिकेशन होता है समथिंग का। वहाँ पर हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि स्टूडेंट की लर्निंग को इंक्रीज किया जा सके, उनकी लर्निंग को डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो असेसमेंट में इतनी सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, असेसमेंट में क्या होती है, इतनी सारी प्रोसेस होती है। तो असेसमेंट क्या है? ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। मैंने बताया बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इसमें, तो ये क्या है? प्रोसेस ओरिएंटेड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, इंग्लिश इंडिया में कौन सी लैंग्वेज है? तो फर्स्ट फॉरेन, सेकेंड ग्लोबल। ठीक है, तो सेकेंड लैंग्वेज इंडिया में इंग्लिश को मानी जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और भी ध्यान देना है, इंग्लिश को यहाँ पर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी मानी जाती है। ठीक है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखने हैं कि इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी मानी जाती है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होम लैंग्वेज इज इन अ नेचुरल वे। होम लैंग्वेज नेचुरल वे में क्या है? प्रमोटेड है, एक्वायर्ड है, लर्नड है कि टॉट है। ठीक है, तो जो हम घर में भाषा बोलते हैं वो एक्वायर्ड लैंग्वेज होती है। ठीक है, एक्वायर्ड लैंग्वेज क्यों होती है होम लैंग्वेज? क्योंकि हमें उसके लिए किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, हम नेचुरली उसे सीखते हैं। इसीलिए होम लैंग्वेज क्या होती है? एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? अर्जित होती है, खुद ब खुद हमें आती है। अगर हम इंडिया में रहते हैं, अगर हम इंडिया के किसी स्टेट में, अगर नॉर्थ स्टेट में रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। हमें हिंदी बोलने के लिए या जो लोकल लैंग्वेज बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेरेंट्स, फैमिली जैसा बोलते हैं बच्चे भी सेम वैसे ही बोलते हैं। वहीं अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो बच्चों को तमिल के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो हूबहू अगर जैसे पेरेंट्स बोलते हैं वो बच्चे बोलते हैं। तो इसीलिए ये क्या है? अर्जित भाषा है। ठीक है, जो घर की भाषा होती है वो कैसी होती है? अर्जित भाषा होती है। मीन्स घर की जो भाषा होती है वो एक्वायर्ड लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड सही होगा। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। लैंग्वेज की जो लर्निंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिसनिंग से स्टार्ट होती है बेटा, लिसनिंग से स्टार्ट होती है लैंग्वेज। आपको यहाँ सीक्वेंस भी याद रखने हैं, कभी कभी सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि किस तरह की जो लैंग्वेज है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो लिसनिंग से पूछी जाती है। अब ये सबसे पहले LSRW, ठीक है, ये उसकी सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस क्या होती है? सबसे पहले बच्चा जो होता है किसी चीज़ को सुनता है, देन आफ्टर वो बोलता है, देन आफ्टर वो पढ़ना सीखता है और देन आफ्टर वो क्या करता है? लिखना सीखता है। तो यही सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बेटा आपने देखा होगा बहुत सारे जो बच्चे सुन नहीं पाते तो वो बोल भी नहीं पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें सुनाई ही नहीं देता है। तो लिसनिंग जो है, लिसनिंग से ही बच्चे की लैंग्वेज स्टार्ट होती है बोलने की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इज कॉल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है
कि जो ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती जिस लैंग्वेज की बच्चों की, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने नेक्स्ट अगली पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ भी लैंग्वेज एक्विजिशन होगा। लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए हमें कोई ज़्यादा इफ़ोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये इनफॉर्मल होता है, हमें ना इसके लिए किसी कोचिंग की ज़रूरत होती है, ना ही हमें स्कूल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो है इनफॉर्मली फैमिली में डेवलप होता है, जैसे फैमिली मेम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग फोकस ऑन, ठीक है। क्वेश्चन है कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो लैंग्वेज लर्निंग में किस पर फोकस करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, नंबर 1 है द डोमिनेंट रोल ऑफ टीचर। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म ये हमें टीचर के रोल से कोई मतलब नहीं है कि टीचर का रोल डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है। सेकेंड है इंगेजिंग लर्नर इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि जो लर्नर होते हैं वो न्यू नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या करते हैं, वो न्यू नॉलेज को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज प्रोसेस में ये क्या होता है, ये एक्शन, रिफ्लेक्शन और कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। आपने इसमें जीन पियाजे को पढ़ा होगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जो लर्नर है वो न्यू नॉलेज को एक्टिवली एक्सप्लोर करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है स्कैनिंग इज अ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। स्कैनिंग इज अ रीडिंग एक्टिविटी विच हैज़ द लर्नर टू फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। तो जो स्कैनिंग एक रीडिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, ये तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये किस लर्नर को किस वे में मदद करता है। तो ये इंफॉर्मेशन को ड्रा करने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, ठीक है। ये वोकैब्स को इनरीच करने में मदद नहीं करता। ये कॉम्पिटेंस लिंग्विस्टिक आइटम ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे याद रखनी है कि जो स्कैनिंग होती है वो रीडिंग एक्टिविटी होती है जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को ड्रा करते हैं, मोटी मोटी बातें एक लाइन में पढ़ा और हमें पता कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है इन फ्री राइटिंग अ लर्नर इज इंगेज इन, ठीक है। फ्री राइटिंग में जो लर्नर होते हैं वो इंगेज होता है, किस में इंगेज होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है राइटिंग सेंटेंस विदाउट अप्लाइंग इजर माइंड, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, माइंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक्सप्रेसिंग आइडिया विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बेटा आपको ये ध्यान रखनी है, जो फ्री राइटिंग होती है उसमें लर्नर जो है, फ्री राइटिंग में ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि आपका स्पेलिंग एरर कितना है, आपका जो ग्रामेटिकली आप कितना सही लिख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ग्रामर पर फोकस नहीं किया जाता है। जो फ्री राइटिंग है उसमें ये एक आइडिया को आप एक्सप्रेस कर पाओ उस पर फोकस किया जाता है, उसमें ग्रामर और स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप जहाँ भी फ्री राइटिंग की बात आएगी आप उसे याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो बेटा आपको ध्यान रखने हैं, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी है वो एनालाइजिंग है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ों को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, और सॉरी यहाँ पर इवैल्यूएटिंग है, ठीक है, ऑप्शन 3 सही होगा। तो तब हम जा कर के उसको इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ
कॉग्निटिव एबिलिटी होगा तो वो क्या होगा, इवैल्यूएटिंग होगा। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगर कहीं ये पूछता है कि लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, तो इसे भी आपको ध्यान रखने हैं कि वहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉल या नॉलेज या नोइंग, ये क्या हो जाएगा, लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड फॉर। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग के किसके लिए यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग की बात पूछी गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने हैं कि इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड फॉर डिटेल। ठीक है, रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट ऑफ डिटेल, जहाँ भी रीडिंग किसी पार्ट को डिटेल की बात हो। ठीक है, रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट ऑफ डिटेल की बात हो, उसे ही इंटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 11, प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग एरर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी रेक्टिफाई थ्रू। जो स्पेलिंग एरर की प्रॉब्लम है तो वो उसको रेक्टिफाइड किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है टेक्स्ट बुक, सेकेंड ऑप्शन है डिक्शनरी, थर्ड है टीचिंग एड्स एंड 4 है डिक्टेशन। ठीक है, तो बेटा आपको याद रखने हैं जो डिक्टेशन है उसके द्वारा क्या किया जाता है, स्पेलिंग एरर सही की जाती है। ठीक है, डिक्टेशन के द्वारा क्या किया जाता है, स्पेलिंग एरर को सही किया जाता है। और ये लर्नर को डिक्टेशन किस किस चीज़ों में और मदद करता है, तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। ये इससे तो स्पेलिंग एरर सही होती ही होती है, इसके साथ साथ ये कंसंट्रेशन, लर्नर की कंसंट्रेशन बढ़ाने का भी काम करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये लिसनिंग कैपेसिटी को भी, सुनने की जो कैपेबिलिटी है उसको भी बढ़ाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं, जो डिक्टेशन है उससे स्पेलिंग एरर सही किया जा सकता है, उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और लिसनिंग एबिलिटी भी उससे अच्छी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखने हैं, कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिक्टेशन मदद करता है रीडिंग में, तो जी नहीं, बिल्कुल रीडिंग में ये मदद नहीं करता है। तो आपको इसको ध्यान रखने हैं कि डिक्टेशन रीडिंग में मदद नहीं करता, बल्कि वो लिसनिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, स्पेलिंग एरर में मदद करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ यूजिंग। आइकॉनिक मॉडल ऑफ लर्निंग किस पर आधारित है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, सिंबल्स, डिफरेंट एक्टिविटीज, इमेजेस एंड डायग्राम। ठीक है, तो बेटा आपको ध्यान रखने हैं, जहाँ भी इमेजेस एंड डायग्राम का यूज किया जाए, जिस मोड ऑफ लर्निंग में हम इमेजेस और डायग्राम का यूज करते हैं उसे ही हम आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग में इमेजेस और डायग्राम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which help learner to take greater responsibility to their own learning। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्नर की लेने की। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है पीयर असेसमेंट, कंट्रोल राइटिंग टास्क एंड समेटिव असेसमेंट एंड सुपरवाइज्ड रीडिंग सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका समेटिव असेसमेंट होगा। ठीक है, समेटिव असेसमेंट ये राइट ऑप्शन होगा। ये लर्नर, इसमें लर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा, तो समेटिव असेसमेंट सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इज द, एक्वायर्ड सिस्टम या एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इज द, ये फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, सेल्फ मॉनिटरिंग। ठीक है, तो आप यहाँ अगेन एक्वायर्ड सिस्टम की बात की गई है कि जो एक्वायर्ड सिस्टम है या जो लैंग्वेज का एक्विजिशन है वो किस तरह की प्रोसेस है। ठीक है,
तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज है या एक्वायर्ड सिस्टम है, ये सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, ठीक है। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे कॉन्शियसली सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमें खुद ब खुद अपनी फैमिली मेम्बर से हमें अर्जित होती है, ठीक है। तो जो जहाँ भी एक्वायर्ड नॉलेज की बात हो वो हमें क्या होती है, हमें खुद ब खुद ये नॉलेज गेन होती है अपनी फैमिली मेम्बर से, अपनी सोसाइटी से, ठीक है। तो ये क्या होगा, सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ लैंग्वेज फॉर ब्राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देयर मोटिवेशन इज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज लर्न करते हैं अपनी ब्राइट एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो ये मोटिवेशन किस तरह की होती है ये पूछा गया है। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है कि जहाँ हम एक्सटर्नल रिवार्ड की विश करते हैं, ठीक है, कि हमें मनी मिल जाए, हमें फेम मिले, प्रेज मिले। तो बेटा मोस्टली अभी भी आप सोसाइटी में देखते होंगे कि जो बहुत सारे लोगों की ये होती है कि मैं इंग्लिश बोलने लग जाऊं ताकि मुझे अच्छे जो पैसे ठीक है, सॉरी। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। सो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।